गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कल क्लास में हम बताए थे कि भाई एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट में हमने आपको कहा था कि एसआई यूनिट एक हॉल है। पहले से 3 रूम थे और तीनों में लंबाई, द्रव्यमान और समय से हाउसफुल था। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जो नई फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही थी, उनके मात्रक को और सिंबल्स को रखने के लिए जगह नहीं था, तो हमने एक हॉल बनाया और उसको एसआई यूनिट कहते हैं। फिर हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट क्या हैं और उनके सिंबल क्या हैं। और शायद क्लास में आपको याद हो गया होगा कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं। फिर से हम इसको आपको रिवाइज करवा देना चाहते हैं। यस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीरी, यस यस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, टेम्परेचर केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लेंथ मास एंड टाइम एमकेएस सिस्टम, and in subsidiary system of unit 2 physical quantities were kept. Those are angle, radian, rad and solid angle, Australian SR. ये फिजिकल क्वांटिटीज थे। इसमें हमने आपको लेंथ मीटर का डिफिनीशन दिया था, अब हम किलोग्राम का डिफिनीशन देते हैं ठीक उसी प्रकार से। तो किलोग्राम किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय किलोग्राम। नेचुरली आपके दिमाग में फ्लैश करेगा कि यह द्रव्यमान मापने का एक एमकेएस मात्रक है। यू आर राइट। फिर उस पर डिफिनीशन को हम लिखते हैं जैसे कि उसमें लिखे थे मीटर का। तो इट इज ए यूनिट टू मेजर मास, इट इज ए यूनिट, एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट फर्स्ट डिफिनीशन हो गया। सेकंड डिफिनीशन में फिर वैसे ही हम लिखेंगे कि वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट में, फ्रांस के माप तौल विभाग में प्लेटिनम इरिडियम के एक बेलन को रखा गया और उस बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा गया। और फिर पूरे विश्व में उतने द्रव्यमान को हम किलोग्राम कहने लगे और हर जगह किलोग्राम बना लिया गया। बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ, वह इतना ही जितना उस बेलन का द्रव्यमान है। हर जगह विश्व के किसी भी कोने में आपको जो किलोग्राम मिलेगा, चाहे वो किसी भी शेप में हो, ऐसे राउंड में हर जगह उपलब्ध है। कहीं कहीं बेलन के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन द्रव्यमान उतना ही है। तो फ्रांस के माप तौल विभाग में प्लेटिनम इरिडियम के एक बेलन को रखा गया है जिसके द्रव्यमान को किलोग्राम कहा जाता है। इन वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांस, cylinder of platinum iridium was kept. The mass of is called kg. थर्ड डिफिनेशन इसका हम दे सकते हैं कि क्या दे सकते हैं, एटम्स के टर्म में दे सकते हैं। 5.012 C12 इंटू 10⁻25 C12 का जो एटम होता है उसके मास को हम 1 किलोग्राम कहते हैं। द मास ऑफ (5.018 into 10⁻25 atoms of इतना ही डिफिनीशन है। यह द्रव्यमान मापने का एक एमकेएस मात्रक है। फ्रांस के माप तौल विभाग में प्लेटिनम इरिडियम के एक बेलन को रखा गया है जिसके द्रव्यमान को किलोग्राम कहा जाता है। The mass of 5.018 into 10⁻25 atoms of C12 is called kgs. कार्बन 12 के इतने परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम कहा जाता है। राइट, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ, दिस इज ऑल अबाउट किलोग्राम। इसको नोट कर लीजिए।
Okay then. I'm sorry, this is lecture number 3. Now second. सेकेंड किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे वही लंबाई मापने का एक मात्रक है. दिस इज ए यूनिट टू मेजर टाइम. यह समय मापने का एक मात्रक है. दूसरी परिभाषा देते हैं. CS 133 के एटम को एटॉमिक क्लॉक में कुछ वाइब्रेशन करने में जो समय अंतराल लगता है उसको 1 सेकेंड कहा गया था. तो वाइब्रेशन करने में कितना समय अंतराल लगता है उसको देखिए. इन एटॉमिक क्लॉक the time taken by CS atoms vibrations is called सेकेंड. ये सेकेंड का मोबाइल नंबर हो गया 9192631770. इतना बार कंपन करने में जो समय अंतराल लगता है उसको सेकेंड कहा जाता है. तो परमाणु घड़ी में CS के परमाणु को इतना बार कंपन करने में इतना बार कंपन करने में जो समय अंतराल लगता है उसको सेकेंड कहा गया. तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड. अब हम बात करते हैं फिर फिजिकल क्वांटिटीज और उसके मात्रक बढ़ता. हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना, टेम्परेचर को डिफाइन करना चाहते हैं, और उसके बाद मोल को डिफाइन करने के बाद तब हम जो है सो आगे की बात करते हैं. तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसे कहते हैं? थोड़ी सी बात पहले तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे थे कैंडेला पर, केवल कैंडेला को बताते हुए, केवल यूनिट्स को बताते हुए निकलना चाह रहे हैं. लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी अबाउट विच ज्योति तीव्रता के विषय में आपको जानने की कुछ जिज्ञासा होगी. तो बहुत शॉर्ट में उसको समझाने के लिए आपको हम बताना चाहते हैं कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जो फ्लक्स आता है, जो लाइट फ्लक्स आता है, जो फ्लक्स रेडिएशन का जो फ्लक्स आता है, जो विकिरण होता है, उसका पूरा का पूरा हिस्सा हमें देखने में मदद नहीं करता है. जो हिस्सा हमें देखने में मदद करता है, आप बाकी हिस्सा क्या करता है भाई? अगर सनलाइट आ रहा है तो उसका एक पार्ट जो इंफ्रारेड का होता है वो क्या करता है? हीट बढ़ाता है. उसका कुछ ही पार्ट जो है ना हमको देखने में मदद करता है. तो जो पार्ट देखने में मदद करता है उसकी तीव्रता को ज्योति तीव्रता कहा जाता है. तो किसी भी प्रकाश के स्रोत से जो विकिरण आता है वो पूरा का पूरा विकिरण हमें देखने में मदद नहीं करता है. विकिरण का वो हिस्सा जो हमें देखने में मदद करता है उसकी तीव्रता को ज्योति तीव्रता कहा जाता है. द फ्लक्स ऑफ लाइट, द फ्लक्स ऑफ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट और एनी सोर्स, द टोटल रेडिएशन डजंट हेल्प अस टू सी, but a part of that helps us to see, and the intensity of that part is known as luminous intensity. तो हम लोग ज्योति तीव्रता की परिभाषा लिखेंगे पहले, फिर कैंडेला की परिभाषा लिखेंगे, फिर टेम्परेचर, फिर केल्विन, ऐसे चलते हैं. तो इसको मिटाते हैं. सॉरी, 4 होगा.
अब हम बात करते हैं ज्योति तीव्रता की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। द टोटल रेडिएशन from a source but a part of that the intensity of that part ल्यूमिनस इंटेंसिटी का किसी भी प्रकाश के स्रोत से जो रेडिएशन आता है उसका कुछ हिस्सा ही हमें देखने में मदद करता है, उस हिस्से की तीव्रता को ज्योति तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आई? किसी भी स्रोत से जो विकिरण आता है वह पूरा का पूरा विकिरण हमें देखने में मदद नहीं करता है, उसका कुछ हिस्सा ऊष्मा में खर्च हो जाता है, ऊष्मा देने लगता है या फिर किसी अन्य कार्य में खर्च होता है, लेकिन जो हिस्सा हमें देखने में मदद करता है उसकी तीव्रता को ज्योति तीव्रता कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? द टोटल फ्लक्स रेडिएशन, द रेडिएशन ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए सोर्स doesn't help us to see, but a part of that helps us to see, and the intensity of that part is called luminous intensity. luminous intensity को हम लोग मापते कैसे हैं? तो कैंडेला से मेजर करते हैं, फिर कैंडेला पर बाद में बात करते हैं। पहले टेम्परेचर को देखते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं, फिर उसके यूनिट को देखते हैं। तो इसको लिख लिए। अगर कैंडेला को अच्छा एक कैंडेला ही देख लीजिए, इसका यूनिट क्या है? कैंडेला सीडी से डिनोट करते हैं। किसी ब्लैक बॉडी के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्लैटिनम के जमनांक पर 1 से 1 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के दबाव पर जो तीव्रता होती है उसको कैंडेला कहते हैं। पहले डेफिनेशन लिखते हैं।
ब्लैक बॉडी से, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? वाइट बॉडी और ब्लैक बॉडी। वाइट बॉडी का मतलब है जितना भी रेडिएशन उस पर गिरेगा सबको वो रिफ्लेक्ट कर देगा, और ब्लैक बॉडी का मतलब है कि जितना भी रेडिएशन उसके बॉडी पर गिरता है पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, और जैसे जैसे एब्जॉर्ब करते जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि वो बॉडी जिस वेवलेंथ को पहले एब्जॉर्ब किया है उसी को रेडिएट करना शुरू कर देता है। तो उसके रेडिएशन की बात हम कर रहे हैं। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन होता है, तो ब्लैक बॉडी के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्लैटिनम के जमनांक पर इतना दबाव पर जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन का जो क्वांटिटी बाहर आता है, उसकी तीव्रता को हम लोग क्या कहते हैं? कैंडेला कहते हैं। क्लियर? ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? जो पूरा का पूरा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के साथ ही उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, और इंक्रीज़ करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब पहुंचता है तो वहाँ से फिर वो रेडिएट करना, उन्हीं वेवलेंथ्स को रेडिएट करता है। तो 1/6 लाख मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से बहुत कम क्षेत्रफल लिया गया है, स्लाइट बहुत कम छोटा सा क्षेत्रफल है, वहाँ से जो रेडिएशन हो रहा है उस समय प्लैटिनम के जमनांक के बराबर टेम्परेचर हो और इतना दबाव हो, तो उस स्थिति में जो तीव्रता होती है उसको 1 कैंडेला मेजर किया गया। वैसे वाट पर स्क्वायर मीटर से भी हम इसकी माप करते हैं, बाद में देखेंगे उन सारी बातों को, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिफिनीशन केवल लिखा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं टेम्परेचर और केल्विन की बात करते हैं। राइट डाउन दिस, ओके। टेम्परेचर क्या है? द लेवल ऑफ हीट इन ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। जस्ट लाइक वाटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर is not synonyms of the level of water in a pot. It depends, the level depends upon the shape and size of the pot. Likewise, the shape and size of the body just responsible for temperature. The quantity of heat is not the responsible factor for this. मान लेते हैं कि 10 कैलोरी हीट आपने एक हाथी को दे दिया और 10 कैलोरी हीट आपने एक चींटी को दे दिया, टेम्परेचर ज़्यादा किसका होगा? किसका होगा? चींटी का होगा, क्योंकि उसका बॉडी बहुत छोटा है और उसमें जो 10 कैलोरी हमने दिया उसमें चींटी जलने लगेगी, लेकिन हाथी को कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए उसका टेम्परेचर अगर लेंगे तो कोई इन्हेंसमेंट ही नहीं आएगा। इसलिए जैसे कि टेम्परेचर इज़ नॉट सिनोनिम ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। क्वांटिटी ऑफ हीट आपने ज़्यादा दिया है कहीं, इट डजेंट मीन कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और क्वांटिटी ऑफ हीट कम दिया है इसका मतलब नहीं कि टेम्परेचर कम होगा। जैसे एक पॉट लेते हैं इस प्रकार का, आई एम सॉरी, दिस इज ए पॉट एंड हियर इज अनदर पॉट। तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इसमें हम कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर डालते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर 5 kg डाल दिए, 5 kg यहाँ तक आया, और सेम क्वांटिटी इसमें डाल दिया तो यहाँ तक चला जाएगा। तो लेवल ऑफ वाटर, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोथ द पॉट सी एंड बी, लेकिन लेवल ज़्यादा किसका हो गया? ए का ज़्यादा हो गया, बी का कम है। ठीक उसी तरह से द लेवल ऑफ हीट इन ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। डिफिनीशन क्या लिखेंगे? द लेवल ऑफ हीट इन ए बॉडी किसी वस्तु में ऊष्मा के तल को ताप कहते हैं। क्या कहोगे? ताप किसे कहते हैं? किसी वस्तु में ऊष्मा के तल को ताप कहते हैं। किसी वस्तु में ऊष्मा के तल को ताप कहते हैं।
द लेवल ऑफ हीट इन ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन को डिफाइन करते हैं। The entity 1/273.6 at triple point of water. जल के त्रिक बिंदु पर 1/273.6 के परिमाण को केल्विन कहा जाता है। जल के त्रिक बिंदु पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, तो वह ताप जहाँ जल, वाष्प तथा बर्फ तीनों एक साथ पाए जाते हैं, उस ताप को क्या कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। प्रेशर का खाली डिफरेंस होता है, प्रेशर अलग अलग होगा। तो दैट टेम्परेचर water, vapor and ice. All three coexist. ऐसे प्रेशर टेम्परेचर अगर ग्राफ खींच दें तो वाटर, आइस, वेपर, वह ताप जहाँ जल, बर्फ और वाष्प तीनों एक साथ पाए जाते हैं, उसको हम लोग उस ताप को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। द एंटिटी 1/273.6 एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड केल्विन। इसको मिटाते हैं। नोट कर लिया? ओके। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बहुत फैमिलियर नाम है, इसको तो आप बहुत बढ़िया से जानते हैं भाई, विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा क्या देते हैं? विद्युत धारा की परिभाषा है कि जब आवेश, कई आवेश एक साथ दौड़ने लगें, कई आवेश जब एक साथ दौड़ते हैं तो विद्युत धारा बन जाती है। जैसे कि पानी की कई हजार लाखों बूंदें अगर एक साथ दौड़ती हैं तो जल धारा बन जाता है। अगर सेकंड, कई सेकंड, हजारों लाखों सेकंड एक साथ दौड़ते रहते हैं तो क्या होता है, जीवन धारा बन जाता है। उसी तरह से आवेश जब एक साथ दौड़ते हैं तो विद्युत धारा बन जाती है। व्हेन चार्जेस रन, many charges run at a time in a particular direction, then those charges constitutes electric current. तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट।
फर्स्ट डेफिनेशन इसका आप लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लिख लीजिए, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा का निर्माण होता है। दोनों तरह से बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा का निर्माण होता है। फिर प्रश्न उठता है कि आवेश क्या है भाई? तो पहले हम एक बात करते हैं, आवेश आप जानते हैं, बाद में इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि आवेश विद्युत धारा बराबर होता है चार्ज बाई टाइम, Q बाई T। I बराबर I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, Q मीन्स चार्ज। इसका अगर यूनिट हम लिखें तो कूलम्ब बटा सेकंड को मिटा देते हैं, C/S, दिस इज एम्पियर। ए डिफाइन करने के लिए एकांक समय में आवेश के प्रवाह को, एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होता है किसी चालक के, उसको विद्युत धारा कहेंगे। तो विद्युत धारा का मतलब क्या होगा? एकांक समय में किसी चालक से प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहा जाता है। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। पहले तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड करेंट। सेकेंड डिफिनीशन इसका हम क्या लिखते हैं? द रेशियो ऑफ थर्ड डिफिनेशन अगर इसका हम लिखना चाहें, ऐसे लिख सकते हैं, आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर I इज इक्वल टू Q बाई T है। अगर T 1 सेकेंड हो जाए तो I बराबर Q हो जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज passes through any conductor in unit time is called I. एकांक समय में किसी चालक से प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासेस थ्रू एनी कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो सेकंड डेफिनेशन हो गया, ये थर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं एक बेसिक बात, बहुत ही फंडामेंटल बात पूछ रहे हैं आपसे। चार्ज इज व्हाट? चार्ज किसे कहते हैं? आवेश किसे कहते हैं? हम जो है सो आवेश का कोई भी डिफिनीशन हमको प्राप्त नहीं हुआ किसी किताब में, बहुत बढ़िया से आवेश को परिभाषित नहीं किया गया कहीं भी।
तो हमने एक किताब लिखा जिसका नाम था फिजिक्स टुडे। फिजिक्स टुडे, उसमें हमने चार्ज को डिफाइन करने के लिए पहले से सोच रखा था कि चार्ज का डिफिनीशन हम देंगे, क्योंकि भाई चार्ज की परिभाषा कोई भी संतोषजनक किसी भी किताब में जहाँ तक हमने देखा था मिला नहीं था हमको। तो फिर इसको डिफाइन किया हमने चार्ज को। कैसे डिफाइन किए थोड़ा सा देखिए, आपके लिए हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, वेरी फंडामेंटल थिंग एंड इट्स नॉट पॉसिबल। हमने बहुतों छात्रों से हमने ये प्रश्न किया, भाई चार्ज किसे कहते हैं बताओ, चार्ज किसे, कोई बताया नहीं हमको। तो हमने सोचा कि इसको क्यों नहीं एक बुक में लिखा जाए, और हमने अपने किताब में इसको पहले से सोच रखा था कि चार्ज को भी डिफाइन करेंगे। तो चार्ज के विषय में थोड़ी बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं आवेश। आवेश क्या? तो एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। इन एनी बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, इसलिए बॉडी पर जो चार्ज होता है जीरो होता है। दिस इज द फंडामेंटल स्टेट ऑफ ए बॉडी। आवेश रहित है सब बॉडी, until or unless it is not disturbed by any external agent, any cause. If it is not disturbed, then it is chargeless and the position will be of neutrality. तो न्यूट्रल पोजीशन दो तरह का होता है। एक तो न्यूट्रल हो गए आप, भाई ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन यू, यू आर गेटिंग योर सेल्फ क्वाइट न्यूट्रल। उदासीन स्थिति में अगर आप पाते हैं उस समय जब आप योग ध्यान वगैरह करते हैं, और उस समय आप न्यूट्रल अगर नहीं है तो फिर आपका ध्यान कंप्लीट होता नहीं है, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो न्यूट्रलिटी को अचीव करना, और एट ए टाइम अगर दुनिया के सब लोग न्यूट्रल हो जाएं तो कोई वर्क नहीं होगा, कुछ वर्क नहीं होगा और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो न्यूट्रल पोजीशन का लाभ भी है और हानि भी है। तो इसका लाभ और हानि अगर प्राप्त करना है तो फिर आपको न्यूट्रलिटी अचीव करना और फिर चार्ज हो जाना तो आपके बस में नहीं है, क्योंकि सो मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन यू इन दिस इन्वायरमेंट एंड इट इज़ नॉट इन अंडर योर कमांड दैट यू विल बी न्यूट्रल फॉर लॉन्ग टाइम, एंड इट इज़ नॉट द स्टेट डिजायरेबल टू अचीव फॉर लॉन्गर टाइम। तो हम यहाँ पर करना चाहते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूट्रल होता है किसी तरह से बॉडी से बाय एनी मीन्स। अगर 2-4 ठो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया तो मानते हैं कि 4 गो या 5 ठो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बॉडी कैसा हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और इस पर किसी भी बॉडी पर अगर 2-4 गो इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया तो बॉडी कैसी हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास में हुआ रहा है और गुरुजी पढ़ा रहे हैं और वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो पहाड़ा बता रहे हैं, 1 का पहाड़ा सुनो, 2 का पहाड़ा सुनो। अब बच्चा जो है हुआ रहा है, उसका कान धक्का ऐंठ देते हैं, कान ऐंठने से 2-4-10 गो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, बॉडी चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के बाद वो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हर तरह के फील्ड में एक्टिव रोल पेश करने लगता है। तो वो जो क्लासरूम होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस हो तो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है सो उससे अफेक्टेड, उस पर जो इफेक्ट पड़ेगा उसको दिखना चाहिए, और वो दिखता अगर नहीं है इसका मतलब है कि वो बॉडी मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, बल्कि अभी वो इनर्ट स्टेज में है। तो उसको मैग्नेटिक सब्सटेंस बनाने की क्रिया में कान ऐंठना आता है, या फिर एक झापड़ मार देने से भी कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, और उस स्थिति में बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और एक वो बॉडी और उसी का इलेक्ट्रॉन उड़ के अगर दूसरे बॉडी पर बैठ गया तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, निगेटिवली है, यहाँ पर एक बॉडी हम रखते हैं जो न्यूट्रल है, तो इस बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। अब यहाँ पर जो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं, अब ये बॉडी हम डालते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। बॉडी कैसा? पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसका इंक्लाइनेशन निगेटिव चार्ज की ओर होगा, और
ये पॉजिटिव है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर हम रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये झुकेगी। तो यहाँ से एक परिभाषा हम निकाले हैं। क्या परिभाषा है कि दैट property of matter due to which anybody experiences the effect of electric or magnetic field, that property of matter is called charge। तो इस फिगर को पहले बना लीजिए, फिर डिफिनीशन लिखाते हैं। पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण वस्तु विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को महसूस करती है, उस गुण को वस्तु का आवेश कहते हैं। पदार्थ के उस गुण को आवेश कहते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज व्हाट? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पदार्थ का गुण होता है। आवेश क्या है? पदार्थ का एक गुण है जिस गुण के कारण पदार्थ विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को महसूस करता है। इसको याद कर लो। आवेश क्या है? पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण कोई भी पदार्थ विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को महसूस करता है, उस गुण को आवेश कहते हैं। तो हम डिफिनीशन लिखते हैं। That property of matter that property of matter due to which matter experiences electric and magnetic effect, that property of matter is called charge। पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण पदार्थ विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को महसूस करता है। जैसे कि आपने देखा कि न्यूट्रल बॉडी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रखते हैं वो नेगेटिव प्लेट की ओर जाता है, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से एक परिभाषा पैदा हो रहा है और उसी को हम आवेश के लिए लिखे हैं कि यह पदार्थ का एक गुण है जिस गुण के कारण पदार्थ विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को महसूस करता है। दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। अब हम लोग चार्ज को देखेंगे कि इसका यूनिट क्या है। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे। दैट्स ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच।